हेलो टू एवरीवन, एपेक्स इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो नहीं देखी तो आप उसे प्लीज़ देख लें। अगर आप वो वीडियो लगा लोगे तभी आपको इस टॉपिक के बारे में और बेटर और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, सो आई होप सो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। देखो, जब स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि चीज़ों को क्लासीफाई करना। चीज़ कौन है यहाँ पर? एनिमल्स है ना, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासीफाई करना, उनको ग्रुपिज्म में डालना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स बढ़ने शुरू हो गए थे तो साइंटिस्टों ने बैठ के इस चीज़ के बारे में सोचा कि यार क्यों ना इनको क्लासीफाई कर दिया जाए, है ना। क्लासिफिकेशन इनकी अगर कर दी जाएगी तो इनके बारे में जानना ईजी हो जाएगा, है ना। इनका लिविंग स्टेट कैसा है, रहते कैसे हैं, खाते क्या है ना, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी लाइफ साइकिल के प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब देखो, जब किसी भी चीज़ को क्लासीफाई किया जाएगा, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब क्लासिफिकेशन के बारे में किसी साइंटिस्ट ने सोचा होगा। तो उसने किस चीज़ के बारे में सोचा होगा? अगर आपको बिठा दिया जाए एक सड़क के ऊपर और बोले कि आप क्लासीफाई करो चीज़ों को, तो आप क्या देखोगे कि हाँ ठीक है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कुछ बड़ी गाड़ियाँ हैं, कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं, यानी एक बेस ले लोगे आप। उसमें कोई कंपनी का नाम नहीं बताने लग रहे, कोई कुछ नहीं बताने लग रहे, सिर्फ बाहरी रूप से देख के कह दोगे कि ये बड़ी गाड़ी थी, वो छोटी गाड़ी थी, राइट। तो ओल्ड वर्क, यानी कि हो सकता है क्लासिफिकेशन के दो रूप ले लिए हों, एक तो है ओल्ड वर्क और दूसरा है न्यू वर्क। ओल्ड वर्क के अंदर क्या किया, नॉन साइंटिफिक बेसिस लिए गए, नॉन साइंटिफिक, ये नॉन साइंटिफिक था ओल्ड वर्क, और न्यू वर्क के अंदर ये साइंटिफिक था। इसमें हमने डिफाइन कर लिया कि भाई वो तो आने वाली चीज़ जो थी वो बस है, इस कंपनी की है ना। तो बस में भी क्या क्या डिफरेंस है, कुछ बड़ी बस है, कुछ छोटी बस है, दैट इज साइंटिफिक वर्क, राइट। सो इसी साइंटिफिक को वर्क करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने हिम्मत की सबसे पहले, किस चीज़ की? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट आया, उसने सबसे पहले हिम्मत की क्लासिफिकेशन करने की, जिसको हम एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, राइट। सो एरिस्टोटल ने चीज़ों को दो भाग में डिवाइड कर दिए। कहता कि या तो वो क्या है, प्लांट है, या फिर वो क्या है, एनिमल है। ठीक है, प्लांट में भी एरिस्टोटल ने क्या बोला कि प्लांट में भी हो सकता है वो क्या हो, इसकी भी तीन कैटेगरी हो सकता है वो हो हर्ब्स, हो सकता है वो हो श्रब्स, या हो सकता है प्लांट हो ट्रीज, राइट। और एनिमल्स में अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर एरिस्टोटल ने डिवीज़न डाली कि हो सकता है कि एनिमल जो है, अब उस वक्त ज़्यादा तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, हो सकता है एनिमल में या तो रेड ब्लड है, उसका कैसा है, रेड ब्लड, ठीक है ना, और दूसरा जो डोंट हैव नो रेड ब्लड, नो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन किसने की? एरिस्टोटल ने सबसे पहले की थी। प्लांट को तीन भाग में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स को रेड ब्लड, अब रेड ब्लड है तो क्या बोलेंगे, उसमें क्या है, आरबीसीज, और दूसरा नो आरबीसीज। आरबीसीज क्या है, द कलर ऑफ द ब्लड, है ना, तभी तो उसका कलर, उसको आरबीसी बोलते हैं क्योंकि उसमें पिगमेंट होता है रेड कलर का, राइट। सो बेस क्या रखा गया है यहाँ पर बेस सिंपल सा क्या रखा गया, द कलर ऑफ ब्लड,
हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एनिमल को किस चीज़ पे डिफरेंस किया गया एरिस्टोटल के द्वारा? कलर ऑफ ब्लड के बेस के ऊपर डिफाइन किया गया। पहले वो ऑर्गेनिज्म जो रेड कलर के ब्लड जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नो रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। और प्लांट में हर्ब शरब एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होती हैं? मैं यहाँ पर छोटी झाड़ियाँ कहो तो मैं लिख भी देता हूँ, इसको पंजाबी में लिखो, हिंदी में लिखो, छोटी झाड़ियाँ इन्हें बोला जाता है। चलिए, और इसको क्या बोलते हैं? ये तो हो गई हमारी छोटी झाड़ियाँ, राइट। कुछ ऐसे लीव्स निकले हुए हैं। और ये क्या है? बड़ी झाड़ियाँ, ठीक है। ये हमारी हो गई बड़ी झाड़ियाँ, ठीक है ना। बड़ी झाड़ियाँ हो गई, राइट। और ये लास्ट में क्या है? ये हमारे आ गए ट्रीज। किस बेस के ऊपर? स्टेम डिफरेंस के बेस के ऊपर, ठीक है ना। यहां पर स्टेम कैसा होता है? सबसे पतला होता है। यहां पर कैसा होता है? थोड़ा सा वुडी होगा, ठीक है ना, थोड़ा थिक होगा और वुडी होगा, थिक एंड वुडी। और यहां पर कैसा रहेगा? ब्राउन है, थिक है और वुडी है, बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस बेस पे एरिस्टोटल ने डिफरेंस डालना शुरू किया। आगे बात करते हैं। इसके बाद आया लीनियस। तो लीनियस ने सबसे पहले क्या किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया? लीनियस ने, LI। अब हम यहां पर लिख देते हैं टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे किसने दिया था? गिवन बाय, यहां पर लिख देते हैं गिवन बाय, कलर चेंज कर देते हैं, लीनियस, ठीक है ना। लीनियस ने ये दिया था। कब दिया था? ये लगभग अराउंड दिया था उसने 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के अराउंड दिया था, ठीक है। सो इस टू किंगडम सिस्टम के अंदर उसने क्या किया? उसने चीज़ों को दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला है किंगडम प्लांटी और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर लीनियस ने क्या किया? लीनियस ने एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म लिख देते हैं यहां पर। इसमें इसने डाल दिया एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट। और इसके साथ उसने क्या किया? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ उसने एक और काम भी किया कि यहीं पर उसने फंगस, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया को भी डाल दिया। फंजाई, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, इसे भी लीनियस ने यहां पर डाल दिया। और एनिमेलिया के अंदर उसने स्पोंजस, फ्लैटवर्म, एविस, फिशर्स, प्रोटोजोआ, इन सभी को डाल दिया। किस किस चीज़ को डाल दिया? इसको हम ब्लैक से लिखेंगे। पहले तो इसने यहाँ पर किस किस चीज़ को डाला किंगडम एनिमेलिया में? स्पोंजस, फ्लैटवर्म्स, ठीक है, एविस यानी कि बर्ड्स को इसमें डाल दिया, ठीक है, मैमल्स हो गए इसमें, और स्पोंजस एनिमेलिया। इसमें एक और चीज भी उसने की, क्या कि यहां पर डाल दिया किसे? प्रोटोजोआ को, ठीक है।
सो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले लिनस ने दिया था, 18th सेंचुरी के अराउंड दिए थे। इसके बाद हमारे पास 19th सेंचुरी में क्या आ जाता है, डार्विन का वर्क आ जाता है, ठीक है, मेंडल का वर्क, डार्विन का वर्क। उसके बाद क्या किया, इसने दो भाग में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर उसने एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और इसी में साथ में फंगस, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया को भी डाल दिया। किंगडम एनिमेलिया में स्पॉन्जस, फ्लैटवर्म, एविस, मैमल्स, प्रोटोजोवास को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये किस बेस पे उसने किया था, इसे बेस बनाया गया सेल वॉल पे। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो यहां पर स्पेशली लिख देते हैं डिवीजन, डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इस चीज को स्पेशली हैशटैग लगाकर, ये स्टार लगाकर रख लो, हैशटैग मत लगाना, स्टार लगा लो, ठीक है ना, कि सेल वॉल के बेस के ऊपर डिवीजन करके लिनियस ने दो भाग में डाला था। तो कई बार ना क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे भी बिल्कुल सिंपल सा सामने आपको डाल देंगे, कह देंगे कि टू किंगडम सिस्टम जो लिनियस ने दिया था वो किस बेस पे बनाया था उसने, तो बेस क्या है, सेल वॉल बेस पे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये टू किंगडम सिस्टम बनाने के बाद लिनियस को रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं इसके अंदर। तो चलिए उस कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो हम यहां पर इसे नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी इसे नोट डाउन कर लेना। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए। पहला क्या, पहला ड्रॉबैक कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। प्रोकैरियोटिक्स kept with यूकैरियोटिक्स, ठीक है ना। दूसरा क्या आया, दूसरा आया कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी साथ में रख दिया। ऑटोट्रॉफिक kept with हेटेरोट्रॉफिक्स, इनके साथ में रख दिया। फिर एक और आया फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी क्या किया, साथ में रख दिया। kept together, ऑलराइट। एक और इसमें से कमी निकल के आई कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में फिक्स कर दिया। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर also kept together, right? So ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद निकल के आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है, बस उसने उठाया देखा ये प्लांटी के अंडर आनी चाहिए क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमेलिया में चली जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा डिफाइंड तरीके से उसे एक्सप्लेन करके कुछ नहीं बताया गया, राइट। सो आगे बात करते हैं। सो ये ड्रॉबैक आने का बिल्कुल सिंपल सा एक मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर एक बिल्कुल फ्यू कैरेक्टर्स को लिया गया था, दैट्स वाई ये ड्रॉबैक्स आए सारे। क्या था वो फ्यू कैरेक्टर, सेल वॉल था, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा, नॉलेज बढ़ी क्लासिफिकेशन की,
विद द टाइम अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई क्लासिफिकेशन की, ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी इंक्रीज हुई। 2 किंगडम से ये शिफ्ट हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, राइट। सो बात करते हैं ना अब 3 किंगडम्स, यहीं पर लिख देते हैं, आपको बेटर रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समय के साथ, फिर क्या आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया बाद में, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी समय के साथ। यहाँ पर इसको लाइन लगा देते हैं। तो 3 किंगडम सिस्टम में दिया किसने था? सबसे पहले 3 किंगडम सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने ये दिया था, ठीक है, गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्कल। इसके अंदर क्या किया गया कि प्लेंटी और एनिमेलिया, प्लेंटी और एनिमेलिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया गया, किसे? प्रोटिस्टा को। कौन सा ग्रुप? प्रोटिस्टा। तो प्लेंटी, एनिमेलिया, कुछ चीज़ें प्लेंटी में से निकाल के यहाँ पर और कुछ चीज़ें एनिमेलिया में से निकाल के यहाँ पर रख दी गई, जिसे बोला प्रोटिस्टा। ऑलराइट, सो प्रोटिस्टा के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें आ गई? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डाई एटम्स, फंगस, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई? प्रोटिस्टा में। क्या क्या चीज़ें आ गई लिख लेते हैं। बैक्टीरियाज, फंगस और डाई एटम्स, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, डाई एटम्स हो गए, और साथ में कुछ और चीजें जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी इसी के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि इस या अब तक क्या हो चुकी, थोड़ी बहुत नॉलेज क्लासिफिकेशन की इंक्रीज कर चुकी थी। आगे बात करते हैं। सो जैसे जैसे और आगे समय बढ़ा, ये 3 किंगडम सिस्टम जो अभी हमने किया है, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हम यहां पर लिख देते हैं अब, जैसे जैसे समय बढ़ा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या काम किया गया? सबसे पहले ये दिया किसने था? ये दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने ये दिया था। इट इज गिवन बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड, एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, राइट। सो इसके अंदर क्या किया गया? अब देखो 3 कैटेगरी तो हमारे पास पहले से बनी पड़ी है, तो इसमें लिख लेते हैं। चलो 3 कैटेगरी जो हमारे पास ऑलरेडी है, किंगडम प्लांटी, और क्या था? प्लांटी के बाद यहाँ पे क्या आ गया? प्रोटिस्टा आ गया था, और यहाँ पर क्या आ गया था? एनिमेलिया आ गया था, ठीक है। इसी प्रोटिस्टा के बाद एक और ग्रुप निकाला गया जिसे बोलते हैं मोनेरा। क्या बोलते हैं? मोनेरा। सो अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 4 क्लासिफिकेशंस आ चुकी थी, राइट। एनिमेलिया एंड किंगडम मोनेरा, ऑलराइट। प्लांटी के अंदर अब क्या किया गया बेटा? ध्यान से, पहले हमने क्या किया था? चलो पहले एक बार आपको लिखवा देता हूं कि प्लांटी के अंदर क्या क्या चीजें आ गई। यहां पर नोट डाउन इट, यहां पर ये आगे सबसे पहले फंजाई। आप इसको एज इट इज नोट डाउन करते चलो, एक बार ये चार्ट बना लें, उसके बाद मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा एक्सप्लेन करके, ऑलराइट। सो फंजाई के बाद यहां पर क्या आ गया? प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास आ गया प्रोटोजोआ, डाई एटम्स। क्या क्या चीजें आ गई? प्रोटोजोआ,
डाई एटम्स जो सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। और मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, आर्ची बैक्टीरियाज, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी। और एनिमेलिया में तो फिर आपको पता ही है, जो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आए हैं कि एनिमेलिया के अंदर क्या आ गए, ये सारी चीज़ें जो पहले डाली हुई थी किंगडम एनिमेलिया में आ गए थे। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्या हुआ, एक पेज शायद, इसी के अंदर ना एक बहुत ही खास चीज़ हुई जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेटा देखो ध्यान से, हुआ क्या था, जब हमने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा, इस वक्त लिनियस ने क्या किया, फंगस को कहाँ डाल दिया, किंगडम प्लांटी में डाल दिया। ऑलराइट, जब किंगडम प्लांटी में डाल दिया, क्योंकि उस वक्त इतनी नॉलेज है नहीं थी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे करें, किस तरह से करें। ऑलराइट, बाद में क्या हुआ, जब थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया तो थ्री किंगडम के बाद फंगस को उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। देखा यहाँ पे आपने, ये देखो हमने यहाँ पर लिखा भी था कि फंगस को कहाँ डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। कुछ चीज़ों को प्लांटी से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। लेकिन जब फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अगेन आया तो फिर से फंगस को प्रोटिस्टा में से निकाल के, यहाँ पर मैं इसके लिए एक अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, यहाँ से निकाल के फंगस को फिर से कहाँ डाल दिया, प्लांटी के अंदर डाल दिया, है ना। क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन चल रही थी कि फंगस को रखे कहाँ, प्लांटी के अंदर रखें, मोनेरा में रखें, प्रोटिस्टा में रखें, कहाँ रखें, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी फोर किंगडम अप टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद। और राइट, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आया विटाकर का RH विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था RH विटाकर ने। किसने, RH विटाकर ने। कब दिया था, 1969 में दिया था। सन इंपॉर्टेंट है, इसका नेम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर RH विटाकर ने क्या किया, 5 कैटेगरीज बना दी, प्लांट की, एनिमल की, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और एक अलग से बना दी फंगस, क्योंकि अभी तक फंजाई को कहीं पे भी रख नहीं पा रहे थे प्रॉपरली। तो इसने क्या क्या किया, इसने 5 कैटेगरीज बना दी, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, है ना, एक किंगडम फंगस अलग से बना दिया, और किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स आ गए थे। ऑलराइट, सो ये RH विटाकर के द्वारा दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो 1969 में इसने प्रोड्यूस की थी। ध्यान रखने वाली बात, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रहेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यहाँ पर इसको स्टार लगा लो, इसमें यूनिसेलुलर और यहाँ पर
ऑलराइट, सही है। ओके, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नहीं मिस लिखा गया। ओके, नो इश्यू, इसको सही कर लेते हैं। आप भी इसको ठीक से लिख लो। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर बेटा क्या है यहाँ पर, यूकैरियोट्स है, सॉरी यूकैरियोट्स, नो इश्यू। यहाँ पर है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो है, अच्छा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले 6 किंगडम से पहले, क्योंकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी में रिसेंटली ही ऐड किया गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये 5 किंगडम किस बेस पे बनाया गया था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला क्या लिया गया, सबसे पहले ले गया सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे। दूसरा क्या लिया, दूसरा लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। क्या है वो, यूनिसेलुलर है या फिर वो क्या है, मल्टी सेलुलर। और यहां पर सेल स्ट्रक्चर के बेस पे क्या हो सकता है, या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो क्या हो सकता है, या फिर वो हो सकता है आपके यूकैरियोट्स। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं, एक और चीज इसमें ली गई जो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद 4th कैरेक्टरिस्टिक एक और लिया गया जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब इसका मतलब ये है कि क्या क्या उसके अंदर केमिकल्स मिलते हैं उसके सेल के अंदर, ठीक है, उसके थैलस के अंदर किस किस तरह की केमिकल एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेस बना के ये 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटाकर ने प्रपोज किया था। आगे बात कर लेते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर फिर क्या किया गया बेटा, अब जो सबसे लास्ट में बना है वो कौन सा है, सबसे लास्ट में जो बना हुआ है वो है हमारे पास किंगडम मोनेरा, राइट। सबसे लास्ट में बना था ये, क्योंकि फंगस तो एक अलग ही थी, फंगस को तो ना इधर रख सके ना उधर रख सके, दैट्स वाई सेपरेट निकाल दिया। सो हम बात करेंगे अब सॉरी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो सबसे लास्ट में क्या बना था, किंगडम मोनेरा। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इसी मोनेरा को थोड़ा और तोड़ लिया गया, और मोनेरा किस किस चीज़ में डिवाइड हो गया। पहला है, हो सकता है आर्ची बैक्टीरिया, सबसे पहले डिवाइड किस में कर दिया, एक अलग से किंगडम बना दिया, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के बाद एक और बना दिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। और बाकी सारे वही, किंगडम फंगस, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये तो 5 हो गए। छठा क्या है, प्रोटिस्टा, है ना। किंगडम यहां पर लिख देते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ओके। सो इन पांचों में बाद में 6 किंगडम था, ये दिया किसने था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल वोस ने। किसने दिया था, कार्ल वोस ने।
इट इज़ गिवन बाय कार्ल वॉस। ठीक है, बस इसमें इतना ही कंपलसरी है और ज़्यादा इसमें 6 किंगडम में से आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो इतना ही आप इसको याद रखना। ये जो 2 चीज़ें बनाई गई हैं, ये किसको स्प्लिट करके बनाई हैं? ये 2 चीज़ें स्प्लिट करके बनाई हैं बेटा आपके किंगडम मोनेरा को। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या शुरू करें क्लासिफिकेशन के अंदर? आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वो आपका टॉपिक रहेगा उसी किंगडम को ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जिसको अभी तक कहीं पर भी प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी और 5 किंगडम सिस्टम में आगे उसे स्टेबल कर दिया गया कि आपका एक अलग किंगडम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं जो कि रहेगा किंगडम फंजाई। आप सभी फंजाई के बारे में बहुत ही अच्छे से अवेयर हैं। होता है क्या बेटा, समटाइम्स देखो जब हम लोग कभी कभी कोई भी खाने की आइटम है, फूड आइटम है, हम लोग ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिक फूड, तो क्या होता है उस पर आप थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे कि इस पर ना कुछ थ्रेड लाइक कुछ जाले जैसी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, आ गई है ना, काई लग जाती है, फुई बोलते होते हैं मोस्टली, तो पंजाबी में हिंदी में ऐसे फुई बोल देते हैं कि फुई लगी, फफूंद लग गई है। तो वो सारी होती क्या है? वो सारी होती है फंगस। अब आई कहाँ से है फंगस? अब पहले तो थी नहीं, लेकिन आई है क्योंकि वो ओपन इन्वायरमेंट में पड़ा था फूड मटेरियल, तो इट मीन्स ये ओपन इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट थी, जो लगातार घूमती 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 जहाँ पे भी उसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिला वहाँ पे आके स्टक हो गई। ठीक है, तो फंगस के बारे में 1-2 चीज़ें पहले जान लेते हैं कि फंगस होती क्या है। ठीक है, इस तरह आपको पता चला फंगस मोस्टली मल्टीसेलुलर मिलती है, पर ये यूनिसेलुलर भी मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड की होती है, मतलब खुद का फूड खुद नहीं बना सकती। ठीक है, तो इसे डिपेंडेंट होना पड़ता है। एक और चीज़, फंगस होती क्या है? अच्छा, जब आपने वो चपाती देखी जिसके ऊपर ब्रेड के ऊपर या चपाती के ऊपर जो फंगस लगी हुई थी, तो फंगस करती क्या है? उसके ऊपर आके स्टक हो जाती है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे वो स्टक करती है, उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल गया, उसे फूड मिल गया, उसे वहाँ से नमी मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है। ठीक है, और उसे शेल्टर भी मिल रही है, जगह भी मिल रही है ग्रो करने के लिए। तो आगे बात करते हैं। तो फंगस जब स्टक कर जाती है तो वो करती क्या है बेटा? अपने रूट से ना एक केमिकल रिलीज करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है, जो नीचे मौजूद जितना भी ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो डिग्रेड होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू हो जाएगा, फंगस करेगी अपने रूट से उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इट मीन्स उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो गया। न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा तो वो रिप्रोडक्शन भी करती है ना, अपनी मल्टीप्लिकेशन भी करती है। सो आगे फंगस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फंगस के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फंगस होती क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले फंगस के बारे में। फंगस है क्या? फंगस एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कहाँ मिलती है? ये कॉस्मोपोलिटेंट है। कॉस्मोपोलिटेंट मतलब कि हर जगह मिलती है ये, फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर कहाँ कहाँ पे? एवरीवेयर में भी, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, कोई भी जगह हो फंगस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कॉमन फंगस कैसी है। कॉमन फंगस जो है, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, मशरूम। कॉमन फंगस जिसे आप क्या बोलते हो? मशरूम। वो क्या है? फंगस है। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं रोट्स ऑफ ऑरेंज। कई बार देखते हो ना, ऑरेंज में भी फंगस लग जाती है, सड़ जाते हैं ऑरेंज जब, तो आप देखते हो ना उसके ऊपर गलना शुरू हो गए हैं, फफूंद सी लग गई है, उसको क्या बोलते हैं? रोट्स ऑफ ऑरेंज। वहाँ पर भी क्या है? फंगस, वो भी फंगस होती है। ठीक
ठीक है। और वाइट स्पॉट, ये पैरासाइटिक मोड में भी रह सकती है फंगस। कैसी है बेटा? पैरासाइटिक मोड में भी ये रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं पैरासिटिक फंगस। ये सारी आइटम्स होती क्या है, सारे इनका क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप जस्ट एक बार फॉलो अप करते चलो, ठीक है। अलग अलग बीमारियां कर देती हैं, जैसे ये कई बार लीव्स में, मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट से नजर आने लग जाते हैं, है ना। खेतों में जाके देखोगे मस्टर्ड लगी हुई है, वहां पर मस्टर्ड के लीव्स को जब आप ध्यान से देखते हो तो लीव के ऊपर क्या है एक जर्नल सा लीफ बनाते हैं, आपको ना कई बार इस तरह से नजर आएगा, ऐसे 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 से कुछ स्पॉट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कलर के, तो उसको बोलते हैं वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, ठीक है ना। वो काम किसका है? ये काम है फंगस का, क्योंकि ये वहां पर अपना हैबिटेट बना लेती है, वहीं से ग्रो करना शुरू कर देती है। ओके, और इसके अलावा कुछ और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल है, ये वीट रस्ट भी करती है, वीट रस्ट भी ये करती है। वीट रस्ट भी ये करती है। एग्जाम्पल इसकी पक्सीनिया, पक्सीनिया के अंदर ये देखने को मिलता है, ये किसके एग्जाम्पल है, फंगस की कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा फंगस यूनिसेलुलर भी मिल जाती है और मल्टीसेलुलर भी मिलती है। यूनिसेलुलर के अंदर मोस्टली ये है मल्टीसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर अगर मिलेगी तो यीस्ट, YEST यीस्ट, ईस्ट थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं, YEAST ईस्ट, ठीक है। ओके, तो ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है ना, जो किस में मदद करती है? फर्मेंटेशन में, अल्कोहल फर्मेंटेशन में, है ना, पता आपको, अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फर्मेंटेशन के अलावा ये बेकिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। ब्रेड बनाने हैं, बिस्किट्स बनाने हैं, तो वहाँ पर भी बेकिंग में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एक और चीज़ लिख लो, फंगस एंटीबायोटिक का भी सोर्स है, आल्सो द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल इसमें क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है ना। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो गलती से बन गई थी फंगस की मदद से। ओके, चलिए, तो ये इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन थी। अब आगे इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं फंगस के हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है रहने वाली जगह, ठीक है ना। हैबिटेट का मतलब है रहने वाली जगह। क्या फंगस हर जगह पाई जाती है? बिल्कुल सही बात है सर, अभी आपने बोला है कि फंगस हर जगह मिलती है, तो हर जगह मिलती है। इसको ग्रो करने के लिए पहले तो यहां लिख लेते हैं फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं हैबिटेट में भी इसे कैसी हैबिटेट चाहिए। क्या अगर ये मेरे पास जो भी मैग्नेटिक पेन है इसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगी? नहीं ग्रो कर सकती, क्योंकि इसके लिए इन्वायरमेंट ही नहीं है फंगस के लिए। तो इसे कैसी जगह चाहिए? इसे चाहिए मॉइस्ट, वार्म हो, ऐसी प्लेसेस जो होती हैं वहां पर फंगस इजीली लग जाती है। मॉइस्ट की जगह पे यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? ह्यूमिड प्लेसेस भी लिख सकते हैं, जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। तो हैबिटेट आपको पता चल गया। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर कैसी रहती है इसकी स्ट्रक्चर रहेगी इलोंगेटेड। कैसी रहती है ये? देखने में कैसी लगती है? इलोंगेटेड फिलामेंटस, ठीक है ना, जिसका मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इलोंगेटेड फिलामेंटस थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो ये जिसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशली, यहां पर लिख लो, इलोंगेटेड फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफेई। ठीक है ना, इस तरह से लगा लो, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से रहती है। ठीक है ना, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोला जाता है, हाइफेज। क्या अब हमने बात की है कि ये रहती है मल्टी सेलुलर, तो यहाँ पर क्या सिंगल हाइफेज होगा, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे हाइफेज प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे पड़े हो सकता है कुछ ऐसे हाइफेज पड़े हो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। नेटवर्क ऑफ हाईवे। अब देखो मैंने पहले एक हाईवे बनाया था, है ना, एक हाईवे एक बनाया था, अब नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ हाईवे, इसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बना लेते हैं ये, नेटवर्क ऑफ हाईवे, जिसको बोलते हैं माइसीलियम, और सिंगल को बोला जाएगा हाईफे। सिंगल को क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसे बोलेंगे हाईफे, और नेटवर्क को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाईफे के बेस पे इसे दो भाग में डिवाइड कर लिया। पहली चीज़ हाईफे के बेस पे, ठीक है ना, तो हाईफे यहाँ पर हाईफे के बेस पे दो भाग में डिवाइड कर लिया। लिख लेते हैं, पहली चीज़ वो हाईफे जो कैसे थे, ब्रांच थे, और दूसरे वो हाईफे जो विदाउट ब्रांच थे, यानी कि उनमें सेप्टाइक में एक वाल प्रेजेंट थी। हाईवेज कैसे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, थ्रेड लाइक है, जिनमें क्या एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है इसके बीच में कहीं पे इस तरह से एक वाल मिल जाए, प्रेजेंट हो जाए, या हो सकता है ना भी हो। तो लिख लेते हैं पहली वो विदाउट सेप्टेई। इस सेप्टे का मतलब क्या है, वाल, इसको और भी क्या बोलते हैं, वाल भी बोलते हैं। ठीक है, विदाउट सेप्टे। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है विद सेप्टे, यानी कि विद वाल। तो दो तरह के हाईफेज हमारे पास यहाँ पर फंगस के प्रेजेंट थे। अब विदाउट हाईफे, विदाउट सेप्टे वाले के अंदर होता क्या है, ये एक कंटिन्यूस ट्यूब है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। एक ऐसे कंटिन्यूस ट्यूब जा रही है, ठीक है, विदाउट सेप्टी कंटिन्यूस ट्यूब है, जिसके अंदर क्या है, एक बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। अगर इसकी कोई ब्रांच है इस तरह से, तो उसके अंदर भी क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता कि ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच, ऐसा लगेगा एक सिंगल ब्रांच से ये निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक हाईफे। क्या बोलेंगे, स्पेशली लिख लो यहाँ पर, ये है कॉन्सेंट्रिक हाईफे। ओके, और दूसरे वाले को जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेप्टी हाईफे। बस, कॉन्सेंट्रिक हाईफे इसे बोलते हैं सिंपली सेप्टे हाईफे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, वाल प्रेजेंट होती है। तो यहां पर लिख भी देते हैं वाल प्रेजेंट, सेपरेट वाल, वाल या फिर वाल प्रेजेंट इन द हाईफे, इसे क्या बोलते हैं, सेप्टे हाईफे। ऑलराइट, इतना आपको पता लग गया होगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हमने यहाँ पर फंगस बना दी है छोटी सी, ठीक है, और फंगस के कुछ हैबिटेट के बारे में जान लिया, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी हाईफे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑलराइट, सो सेल वाल इसकी कैसी होती है फंगस की, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी सेल वाल। जब इसको ज़रा गौर से देखा गया तो पता चला इसकी सेल वाल काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड एलिमेंट की बनी हुई होती है। किस किस चीज़ की, काइटिन प्लस में साथ में क्या था, पॉलीसैकेराइड
सैकराइड। ये दो कंपाउंड्स की मिलके इसकी सेल स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है। ठीक है, मोस्ट फंडाई, ज़्यादातर जो फंगस मिली हमें देखने को वो कैसी थी? ज़्यादातर फंगस कैसी थी? हेट्रोट्रॉफिक थी। ज़्यादातर फंगस क्या थी? हेट्रोट्रॉफिक थी। तो हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है ये? ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं। तो हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी फंगस 3 कैटेगरी में डिवाइड कर ली गई। पहली है सैप्रोफाइटिक, ठीक है, दूसरी है पैरासाइटिक, तीसरी क्या है? तीसरी वो है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और तीसरी वो जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके एक एसोसिएशन में रहती है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। आगे क्या है? एसोसिएशन बनाएगा। एसोसिएशन भी कैसा? सिम्बायोटिक। मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सैप्रोफाइट के बारे में। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक फंगस के अंदर सबसे पहले वो फंगस आ जाती है। देखो, सैप्रो का मीन्स क्या होता है? सक करना, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ के उस चीज़ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक फंगस में क्या होता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। क्या करती है ये? लिख लेते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। किससे? रबड़ से नहीं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? पूछो अब सवाल। ऑर्गेनिक मैटर बेटा हर वो चीज़ जो खाने योग्य है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये वहाँ पर ज़्यादातर मिलती है क्योंकि उनको सड़ी गली हुई जगहों पे मिलती है। ठीक है, सैप्रोफाइट क्या करती है? ये वहीं पर ग्रो करती है और उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। दूसरी है पैरासाइटिक मोड में। पैरासाइटिक मोड में फंगस कैसे रहती है? पैरासाइटिक मोड में, ठीक है, बात कर लेते हैं। यहां पर ये क्या करेगी? फंगस लिव्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है? मे बी प्लांट, मे बी एनिमल। ठीक है, लिव्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर किस किस चीज के लिए? फूड एंड शेल्टर। ठीक है ना, फूड एंड शेल्टर के लिए क्या है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये स्टक करके रहती है। अच्छा, समटाइम होता क्या है, मोस्टली ये चीज़ ना बॉयज़ में देखने को मिलती है, मेंस में देखने को मिलती है क्योंकि मॉइस्चर बॉडी पे ज़्यादा रहता है। तो जो बियर्ड वाला सेक्शन होता है समटाइम ना इस जगह पे एक वाइट रस्ट जैसा कुछ लग जाता है, इसको फंगस बोलते हैं। कई बार ये सेम चीज़ें अंडर आर्म्स में या फिर जांघों पे, थाइस के अराउंड में, वहाँ पर भी आपके प्राइवेट पार्ट्स के थोड़ा सा सराउंडिंग में वहाँ पर भी लग जाती है क्योंकि नमी उस जगह ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, हेयर्स की वजह से भी। तो वहाँ पर कौन सी फंगस लग जाती है? पैरासिटिक। तो वो पैरासिटिक फंगस क्या आपको किल कर देती है? अगर ये पैरासिटिक फंगस किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहेगी तो क्या उसे किल कर देगी? नहीं भाई। ठीक है, मान लिया उस पर रह रही है, डिपेंडेंट है, उससे फूड न्यूट्रिशन गेन कर रही है, बट डू नॉट हार्म टू द होस्ट। ठीक है, अपने होस्ट को हम नहीं करती। सैप्रोफाइटिक के अंदर क्या है? ये डेड एंड डिकेइंग पे ही मिलेगी, वहीं पर ही उनसे अपना न्यूट्रिशन वगैरह गेन करेगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है बेटा? कि आप मुझे कुछ दो और कुछ मैं आपको देता हूं बदले में। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यानी फंगस ने कुछ ऑर्गेनिज्म चूज कर लिए, उनके साथ ये रहने लग गई, उनको बोलती है कि आप मुझे शेल्टर दो, बदले में मैं आपको कुछ दूंगी।
क्या देती है ये बदले में? बदले में ये भी उसे कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? लाइकन्स की। लाइकन्स की इसमें एग्जाम्पल है। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की कैटेगरी में आ जाता है ये भी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एल्गी और फंगस से। अब एल्गी है तो एल्गी क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस करेगी तो फूड बना सकती है, इट मीन्स ये। और फंगस क्या कर सकती है? फंगस क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या करती है? नीचे रहती है, डाउन साइड पे प्रेजेंट रहेगी। तो ये क्या कर सकती है? ये एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो वाटर मिनरल्स को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब, राइट। तो एक ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि लाइकन जिसमें एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन की। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा इसको थोड़ा और ठीक से समझ लो। ऊपर क्या रहेगी? ये मान लो ये है सारी आपकी एल्गी का पार्ट है, ठीक है। और नीचे क्या है? यहाँ पर फंगस लग गई है। तो अगर कोई भी सॉइल है या रॉक है, कहीं कोई भी एक एरिया है जहाँ पर ये फंगस लगी हुई है, ये लाइकन है। दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? ये क्या है? लाइकन है, ठीक है। जिसमें ऊपर रहती है एल्गी और नीचे रहती है, नीचे क्या है? फंगस, ठीक है। फंगस क्या करेगी? रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं रहाइजोइड्स। क्या बोलते हैं? रहाइजोइड्स। एब्जॉर्ब विद रहाइजोइड्स। रहाइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फंगस इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर कॉल्ड रहाइजोइड्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना भी बोलो तब भी क्या बोलोगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फंगस इज कॉल्ड रहाइजोइड्स। तो क्या यहाँ रहाइजोइड्स नहीं प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर भी रहाइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन सम टाइम फंगस के ऊपर प्लांट के साथ भी दिखाई देती है। तो जब अगर प्लांट के साथ ये दिखाई देगी तो उसे वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर इसे बोला जाएगा माइकोरहाइजा। ठीक है। एसोसिएशन विद प्लांट ट्रंक, मैं यहां पर लिख देता हूं, एसोसिएशन विद प्लांट या ट्री ट्रंक, प्लांट ट्रंक, TRUN, ठीक है ना। क्या बोल देंगे वहां इसे? माइकोरहाइजा। चलिए इतना आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करके आगे बात कर लेते हैं। फंगस में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन की, कि फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करती है। तो यहां पर टॉपिक बना लेते हैं, रिप्रोडक्शन फंगस में कैसी रहेगी। अब फंगस एक ऑर्गेनिज्म है जो कि तीनों तरह का रिप्रोडक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है? तीनों तरह का। पहला वेजिटेटिव, फिर एसेक्सुअल, और सेक्सुअल। सो फंगस में ये तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलती हैं। वेजिटेटिव के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले ही। इसमें क्या क्या चीजें आ गई? फ्रैगमेंटेशन, राइट। और क्या हो सकता है? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन हो, बडिंग हो, या और क्या हो सकता है? फिशन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है
तो उसमें क्या है, कुछ स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स कौन से हैं? इसमें जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें बोलेंगे कोनिडियास। कोनिडियास बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और स्पोर कौन से बनेंगे? ज़ूओस्पोर्स। कोनिडियास बनते हैं, ज़ूओस्पोर्स, ठीक है। और स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है ना। ये 3 तरह के इसमें स्पोर्स बन सकते हैं एसेक्सुअल में, कोनिडियास, ज़ूओस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्सुअल के अंदर। सेक्सुअल में भी 3 तरह के स्पोर्स बन सकते हैं, ओओस्पोर, एस्कोस्पोर, बसिडियोस्पोर। कौन कौन से? इसमें भी 3 बन सकते हैं, ओओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। ये तीनों ही इसके अंदर बन सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना, स्पोर हमारे पास यहां पर भी बन रहे हैं, राइट। स्पोर कहां बन रहे हैं? यहां पर भी बन रहे हैं और यहां पर भी बन रहे हैं। जब भी स्पोर बनेंगे उन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज इनको बोला जाता है, चाहे वो यहां बने चाहे वो यहां पर बने। ऑलराइट, क्यों फ्रूटिंग बॉडीज? अब क्या ये सारे स्पोर एक जैसे रहेंगे? नहीं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी स्पोर बनेंगे सबकी अपनी अपनी शेप रहेगी, अपना अपना स्ट्रक्चर रहेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर स्पोर जिसमें बनते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीनों है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ऑलराइट, सो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस के बारे में, ठीक है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ये है सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? सबसे पहली चीज आपको वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, जो है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होगी, और कैरियोगैमी के बाद थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसके अंदर मियोसिस होगी। कहां पे? जाइगोट के अंदर। ऑलराइट, सो इसे जरा डिफाइन करके देखते हैं कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस इन जाइगोट होती कैसे है। तो सबसे पहले होगा क्या कि 2 कंपैटिबल टाइप के हाइफेज, जैसे हमने बनाया था ना कि फंगस के अंदर क्या है, हाइफेज प्रेजेंट रहते हैं इस तरह, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी में 2 कंपैटिबल टाइप के ऐसे हाइफेज एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बिल्कुल क्लोज आना पड़ेगा। क्लोज आने के बाद उनकी ये वाली वाल जो है यहाँ से डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये टच में आ जाते हैं। तो डिग्रेड होएगी जैसे ही, तो एक स्ट्रक्चर अलग से बन जाएगा। देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। यहाँ से ये डिग्रेड हो गई थी और इस पोर्शन पे क्या है, अलग स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, यानी कि एक हाइफे का प्लाज्मा दूसरे हाइफे के प्लाज्मा के साथ मिक्सअप हो जाएगा। अब न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, राइट। क्या इस वक्त कोई सेप्टा प्रेजेंट है? कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, राइट। इसी क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा इस पॉइंट के अंदर? फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। 2 प्रोटोप्लाज्म जो है आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे क्या बोलते हैं? 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सिंगल सेल रहेगा और 2 न्यूक्लियस रहेंगे।
इसी कंडीशन के अंदर बिल्कुल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का सेप्टा या हाइफी सेप्टा प्रेजेंट है ही नहीं, कोई वाल किसी भी तरह की यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, दैट्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी मिक्सअप किस किस चीज़ से हो सकता है? हो सकता है ये जो दो हाइफी आपस में आए थे, या फिर ये दोनों ही मोटाइल है, या फिर ये दोनों ही क्या है, नॉन मोटाइल है, कुछ भी हो सकता है ना। या तो हो सकता है टू हाइफीज टू गैमीट्स, हम बात करेंगे गैमीट्स के बारे में, हम लिखेंगे गैमीट्स लिखेंगे, हाइफी नहीं लिखते। चलो मान लेते हैं कि जो आए हैं टू गैमीट्स थे, हो सकता है ये क्या हो, मोटाइल हो, या हो सकता है बोथ वर जो थे वो क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल टाइप हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आना उनको क्लोज ही पड़ेगा, तभी वो इस कंडीशन में आएंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट ये होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, है ना। ये कंडीशन तो बन चुकी है। अब इस कंडीशन के बाद क्या होता है, देखो यहां पर दोबारा से बना लेते हैं, है ना। जैसे ही ये वाली स्ट्रक्चर बनी थी, जिसके अंदर क्या हुआ, एक न्यूक्लियस यहाँ पर रह गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, जितना भी साइटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म था, वो तो आपस में मिल गया, तो यहाँ पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अब ये एक सेल वाली स्ट्रक्चर बन गई है, वन सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी एक सेल वाली स्ट्रक्चर के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वन सेलुलर स्ट्रक्चर विद टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई या फिर दो न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर बन चुकी है। इसी स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, फ्यूजन तो हो गया, अभी प्रोटोप्लाज्म मिल गया, एक स्टेज कंप्लीट हो गई प्रोटोप्लाज्म की, दूसरी स्टेज आ चुकी है। अब क्या होता है, अब ये हाइफी थोड़ा सा और क्लोज आ जाएगा। जैसे क्लोज आएगा, इसके जो न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज करना शुरू कर देंगे, थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। तो बना लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये थोड़ा और क्लोज आ गया, और क्लोज आने के बाद इन दोनों का न्यूक्लियस ये यहाँ से इस तरफ मूव किया, ये यहाँ से इस तरफ मूव किया, और इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप हो गया, राइट। तो अब कितने न्यूक्लियस बन गए, वन न्यूक्लियस, है ना। कितने न्यूक्लियस बन गए, वन न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर वन न्यूक्लियस या फिर वन न्यूक्लियाई। सेल कितने हैं, वन सेल है। सो सेकंड कंडीशन के अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, जिसे बोलते हैं कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। ठीक है ना, इसको आपको एज इट इज लिखना है कि होता क्या है, प्लाज्मोगैमी के बाद, जब प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हो चुका है, उसी के बाद ये जो दोनों हाइफेज है ये थोड़े से और क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने के बाद जो इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, थोड़ा सा क्लोज और क्लोज आता चला जाएगा, है ना। इनकी डायरेक्शन मैंने जैसे अभी आपको ये बना के दिखाई है। तो क्लोज आने के बाद यहाँ पर कितने सेलुलर स्ट्रक्चर थी, एक सेल था, क्योंकि बीच में कोई सेप्टा है नहीं था, और न्यूक्लियस यहाँ पर दो थे। चलिए दो बना देते हैं, ये रब हो गया, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस दो थे। आफ्टर दैट जब ये बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं तो सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं कैरियोगैमी। इसी स्टेज के अंदर ये न्यूक्लियस क्लोज आते आते इतना क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सेल और एक न्यूक्लियाई वाली स्टेज बन जाती है, जिसे बोलते हैं कैरियोगैमी, जो कि है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। लास्ट में बात करेंगे मेयोसिस की। मेयोसिस कैसे होगा, अब देखो जब फ्यूजन हो गया, जहां पर दो पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में मिल गए, है ना, एक ये पेरेंट था, एक ये पेरेंट था। अब स्टार्टिंग में तो दोनों डिफरेंट ही थे, अलग अलग ही थे, बट लेकिन अभी इस स्टेज पे ये मिक्सअप हो चुके हैं, तो सिंगल सेल बन गया है। तो होता क्या है, जब दो पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो कितने नंबर सेलुलर स्टेज बन जाएगी, यहां पर n+n नंबर की सेल स्टेज बनती है, यानी कि 2n बन जाएगी। यानी जो नया जाइगोट या नया सेल जो बना है, न्यू न्यूक्लियाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, न्यू न्यूक्लियाई 2 नंबर का रहेगा, राइट। यानी डाई न्यूक्लियस, इसके अंदर डाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इतना आप इस चीज को याद रख लेना।
आफ्टर दैट, अब क्योंकि हमें पता है कि फंगस तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में रहती है, राइट, क्योंकि हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हमारा 2n नंबर आपको पता है, क्रोमोसोमल नंबर, हम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जब सेल डिवाइड करते हैं तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। सेल डिवीजन के बाद क्योंकि हम में 2n रहते हैं, डिवीजन के बाद ये n+n बन जाता है। तो होता क्या है बच्चा, इसी के अंदर जाइगोट में भी 2n नंबर बन जाएगा, और जैसे ही जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड करता है ये भी क्या करेगा, n+n स्पोर्स बनाना शुरू करेगा। बाद में ये स्पोर्स ग्रो करके एक अलग से हाइफी बना लेंगे, ठीक है, अलग से हाइफी यानी अलग से फंगस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सेक्सुअल साइकिल थी फंगस की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हमने जितनी भी स्लाइड्स की हैं ये सारी स्लाइड्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपके उस डाउट को हम क्लेरिफाई करें। आप तक एक अच्छी एजुकेशनल वीडियो पहुंचाना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। और इसको देख लेना बच्चा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर पूछना, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू।